बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दिसंबर की 6 तारीख जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन अहम तरीन वीडियो है। मैं कम ही होता है कि आपसे ये कहूँ कि आखिर तक वीडियो देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम नाम, कितनी तादाद है मैं ये बताऊंगा तो काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। कौन है ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन बहुत परेशान है। तड़ी लगाने की वजह से बहुत परेशान है। तड़ी किसने लगाई है, क्या लगाई है, क्या हुआ है, और ये क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर रहे, बहुत अहम मालूमात है। मैं आपके सामने इस वीडियो में ज़रा सा आगे जाकर रखूंगा। हमारे यहाँ कुछ बड़ा चेंज आ गया है, इस चेंज की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इमरान खान साहब की जानिब से, ये जो इमरान खान साहब ने कहा था ना मेरे पास एक कार्ड है, फिर उसके बाद कहा गया कि इमरान खान के पास एक कार्ड नहीं है। अभी इमरान खान के पास ताश की आधी गड्डी है। बहुत से कार्ड्स हैं इमरान खान के पास, तो इमरान खान साहब जो हैं वो उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब की जानिब से कार्ड के हवाले से जो बात की गई वो मैं आपके सामने पहले रख दूं, फिर उसके बाद कुछ एक रिसर्च है वो मैं आपके सामने रखूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम ये उनके ट्विटर हैंडल पे आया। मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पे गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया। हम 13 दिसंबर को पेशावर में शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अजीमुशान इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। मैं 2 निकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई 1। नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। इन 2 चीज़ों पर इमरान खान साहब चाहते हैं कि बात की जाए। हमारी मुज़ाकराती कमेटी उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पे मुश्तमिल होगी और स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया, 13 दिसंबर को हो रहा है इज्तिमा, 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस इनको महदूद करें और बॉयकॉट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में इससे भी आगे जाएंगे। मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये फाइनल कार्ड नहीं है। इस तहरीक के दूसरे मरहले में इससे आगे जाएंगे। क्या करेंगे इमरान खान साहब, वो आगे जाके बताएंगे। लेकिन ये जो सिविल नाफरमानी है, इसके नतीजे में क्या होता है। हमारे यहाँ बाज़ लोगों ने फौरी तौर पर मजाक उड़ाते हुए एक बात की। वो कहते हैं कि हाँ, इमरान खान पहले भी सिविल नाफरमानी की बात कर चुका है, अब एक बार फिर करके देख ले। जो इमरान खान साहब का धरना था 126 दिन का, उस मौके पे इमरान खान साहब ने ये बात की थी। अब मैं इसका फ़र्क भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ज़रा सा जायज़ा। हमारे यहाँ जो सिविल नाफरमानी की तहरीकें हैं, पाकिस्तान बना उसके बाद क्या, उससे पहले यहाँ सिविल नाफरमानी की तहरीक चली थी। क़याम पाकिस्तान से पहले गांधी और दीगर रहनुमाओं ने सिविल नाफरमानी को एक मौसर सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और मुस्लिम लीग नून ने अपने हुकूक के लिए इन उसूलों से मुतासिर होकर तहरीक चलाई, खासतौर पर 1940 की दहाई में। फिर उसके बाद आ जाइए पाकिस्तान बनने के बाद 1958 के बाद मार्शल लॉ के खिलाफ। 1958 में जना अयूब के मार्शल लॉ के निफाज के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों और कारकुनों ने फौजी हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1969 अवामी तहरीक, अयूब खान के खिलाफ अवामी तहरीक में तलबा, मजदूर और दीगर तबकात शामिल थे। ये तहरीक गैर जमहूरी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की एक अहम मिसाल है। नंबर 3, जुल्फ़िकार भुट्टो और 1977 की तहरीक। 1977 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात के बाद अपोजिशन जमातों ने पाकिस्तान नेशनल अलायंस के तहत एक वसी सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। ये तहरीक भुट्टो के खात्मे, भुट्टो हुकूमत के खात्मे और जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का सबब बनी। नंबर 4, ज़ियाउल हक का दौर 1977 से 1988 तक। ज़िया के मार्शल लॉ के खिलाफ कई सियासी कारकुनों और तलबा तंजीमों ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, खासतौर पर MRD, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी तहरीक 1981 में शुरू हुई। इमरान खान साहब ने 2014 के धरने में
सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। बिजली का बिल नहीं देंगे, हुकूमत को टैक्सेस की अदायगी रोक देंगे, सिविल नाफरमानी की तहरीक का हिस्सा इमरान खान साहब ने इसको करार दिया था। उस वक्त ये कुछ खास कामयाब नहीं हो सकी थी। इमरान खान की तहरीक कामयाब उस वक्त क्यों नहीं हो सकी, उस पर मैं जरा सा आगे जाऊंगा। लेकिन हमारे रीजन में क्या हुआ है, पाकिस्तान के आसपास के पड़ोसी ममालिक में, देखिए हमारे पड़ोसी ममालिक में जो तहरीकें चली हैं सिविल नाफरमानी की, उनको अगर आप देखें तो बरतानवी राज, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसकी हम बात कर चुके। फिर उसके बाद 1975 से 1977 इंदिरा गांधी की तरफ से इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण और दीगर रहनुमाओं ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। बांग्लादेश में 1971 की आज़ादी की जंग, ये जब मुल्क एक था तो अवामी लीग की क़यादत में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई जो पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी के लिए थी। शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में अवाम ने हुकूमती दफातर का बॉयकॉट किया, गैर मरकजी मईशत की बुनियाद डाली जो तहरीक को कामयाब बनाने में अहम रही, ये कहा जाता है। नेपाल 2006 की जमहूरी तहरीक, बादशाह गयानंदरा इनके खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक जिसमें जमहूरियत की बहाली का मुतालबा किया गया। अवामी एहतजाज और सियासी जमातों के इत्तेहाद ने बादशाहत को महदूद किया। नेपाल में जमहूरी निज़ाम बहाल किया गया, कामयाब रही। श्रीलंका, ये जो तमिल तनाज़ा है 1980 से 2009 तक तमिल टाइगर्स और दीगर ग्रुपों ने हुकूमत की पॉलिसीज़ के खिलाफ सिविल नाफरमानी के तौर पर काम किया। 2022 का मुआशी बहरान यहाँ श्रीलंका में, इसके नतीजे में क्या हुआ अभी रिसेंट है, हम जानते हैं। अफगानिस्तान, तालिबान के खिलाफ यहाँ पर ख़वातीन की तहरीक, और इसके बाद ईरान खित्ते में पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क 2022 का हिजाब एहतजाज, हुकूमत की पॉलिसीज़ और सख्त कवानीन के खिलाफ ख़वातीन ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जिसने बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल की। अब हमारे यहाँ ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान साहब क्यों चला रहे हैं, देखिए इसलिए कि अदम तशद्दुद पर अमल करते हुए एहतजाज किया जाए। इसके लिए बाहर नहीं निकलना, इसके लिए रैली नहीं करनी, इसके लिए कंटेनरों का सामना नहीं करना। एक जालिम हुकूमत की जानिब से सड़कें टूटी हो, कंटेनरों की दीवार हो, पुलिस खड़ी हो, लाठियां मार रही हो, रबर बुलेट्स मार रही हो, जान ले रही हो, आंसू गैस के शेल फायर कर रही हो, अपने शहरियों पर जुल्म कर रही हो, उसका सामना नहीं करना। आप जहां हैं वहां आप एहतजाज कर सकते हैं। आप कहें कि हम नहीं देते तुमको टैक्स, आप कहें कि हम नहीं देते तुमको बिल, तो ये एहतजाज करना ये किया जा सकता है। तो अदम तशद्दुद इस पॉलिसी का हिस्सा होता है। ये हुकूमत तशद्दुद कर रही है, गोली चलाई इस हुकूमत ने, तो इसलिए सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान साहब की जानिब से 2014 वाली कामयाब क्यों नहीं हुई थी। देखिए 2014 की सिचुएशन बड़ी हद तक मुख्तलिफ थी, ये सिचुएशन बड़ी हद तक मुख्तलिफ है। 2014 की तहरीक के मौके पर इमरान खान की मकबूलियत ठीक ठाक थी, मगर अब इमरान खान की मकबूलियत कहीं ज्यादा है। तब का मकबूल इमरान खान, आज का मकबूल इमरान खान, जमीन आसमान का फर्क है, मानना पड़ेगा। और आज लोगों में पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा है, इसलिए कि इस हुकूमत ने गोली चलाई है। 12 लाशें नोन हैं और हुकूमत से अब यह कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि यह नंबर ज्यादा हो सकता है, हमें लापता अफराद की तादाद कंफर्म करने दो, फिर हम हतमी नंबर बताएंगे। ये एक अदद बहस भी हुई बैरिस्टर गौहर, सलमान करमराजा, अलीमा खान के दरमियान, और कहा गया कि नहीं, हतमी नंबर हम फिर बताएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रही है। कामयाब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, नाकाम हो सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, जब ये 24 की फाइनल कॉल के लिए आ रहे थे, मैंने कहा था जरूरी नहीं कि कामयाबी मिले, कामयाबी मिले इसका ठीक ठाक चांस है। और ये नाकाम नहीं हुए, ये कामयाब हुए। ये अपने पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, ये 1.25 लाख के आसपास की तादाद में आए थे, इन पे गोलियां चली हैं, इन पे रियासत ने जुल्म किया है, ये कामयाब हैं। रियासत एहतजाज को हैंडल करने में नाकाम हुई, रियासत की नाकामी है। तो ये लोग ये कामयाब हुए, ये अब अपनी तहरीक का एक हिस्सा चलाएंगे, दूसरा हिस्सा चला सकते हैं, तीसरा हिस्सा चला सकते हैं। सोमनाथ के मंदिर पे 17 हमले किए गए थे, तो यहां इस हुकूमत पे मल्टीपल अटैक्स करके इसको गिराने के लिए अपनी हिकमत अमली में आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये हुकूमत है, हाइब्रिड प्लस है, इनको बैकिंग हासिल है। तो ये सिचुएशन जो है थोड़ी सी ज्यादा डिमांड कर सकती है। लेकिन क्या ये हुकूमत जाएगी? डेफिनेटली जाएगी। जावेद चौधरी साहब जैसे लोग जब ये कहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए
کہ ان کی کانپیں ٹانگ چکی ہیں اور یہ اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں. حکومت ہوتی 5 سال کے لیے. جب آپ یہ اعلان کرتے ہیں بار بار دھڑلے کے ساتھ کہ 5 سال پورے کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر دل میں چور ہے، پتہ چل گیا ہے کہ جو بلنڈر کیا ہے اس کے نتیجے میں اب 5 سال خاک بھی پورے نہیں ہوتے. تو اس حکومت کا دم نکل چکا ہے. یہ حکومت جائے گی. یہ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، یہ حکومت جائے گی، یہ حکومت ٹک نہیں سکتی. یہ بات میں مزید کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے، یہ بات میں مزید اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک چینج آیا ہے. خبروں میں تو نہیں ہو رہا، خبرنامے میں نہیں ہو رہا کہ خبریں چلیں. وہ خبریں جو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہیں، اس حکومت کے خلاف حکمت عملی سے متعلق ہیں، لیکن ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں اب یہ بات بہت زور و شور سے کی جا رہی ہے کہ حکومت جا رہی ہے. اب یہ بات بہت زور و شور سے کی جا رہی ہے کہ ایک نیا سیٹ اپ آئے گا. وہ نیا سیٹ اپ کچھ وقت کے لیے رہے گا، مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ چینج آ گیا ہے اور شہباز شریف کا جانا طے ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ فضل الرحمان کے گھر پہ بلاول نے ملاقات کی، فیصل واؤڈا نے ملاقات کی، رانا ثناء اللہ دوڑے دوڑے پہنچے، انہوں نے ملاقات کی. اور اس ملاقات کے حوالے سے کامران مرتضیٰ صاحب نے وسیم بادامی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ درجہ حرارت کم نہیں ہوا اور بڑھ گیا ہے. رانا ثناء اللہ سے ملاقات میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فضل الرحمان صاحب کی ایک ملاقات اور ہوئی ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی، اور فضل الرحمان صاحب کی وہ ملاقات جو رپورٹ نہیں ہوئی. اشارہ کیا ہے؟ جب یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ سیاسی ملاقات تھی، غیر سیاسی ملاقات تھی، حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہے، تو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میں نہیں بتا رہا، جتنا بتا دیا اتنا کافی ہے. بار بار کے سوالات کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بات کی. تو حکومت کا جانا طے ہے. یہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، یہ سیاستدان کہہ رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سب سے زیادہ زور و شور سے کہہ رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ شکلیں وہ نہیں ہیں کہ جن کو برداشت کیا جائے. یعنی شہباز شریف کی، مریم نواز کی، نواز شریف کی، نون لیگ کی شکلیں خاص طور پر. فیصل واؤڈا یہ کہتے ہیں وہ شکلیں نہیں ہیں کہ جن کو برداشت کیا جائے. کیا فیصل واؤڈا کے کہنے پر مجھے آپ کو اس بارے میں خوش فہمی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ حکومت جا رہی ہے. دیکھیے، فیصل واؤڈا اگر یہ کہیں گے تو میں اس بات پر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیصل واؤڈا غیر جمہوری، غیر آئینی قوتوں کے نمائندے ہیں. تو فیصل واؤڈا کے یہ بات کرنے پر مجھے خوشی نہیں ہے. ہاں، یہ حکومت جائے گی اس بات پر خوشی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ قاتل دہشت گرد حکومت ہے، جھوٹ بول رہی ہے. اور اس حکومت نے جو عمران خان پہ ایف آئی آر سیل کی ہے، اس ایف آئی آر میں رینجرز اہلکاروں کی جو موت کا معاملہ ہے اس پر بھی ان لوگوں نے سیاست بھی کی، جھوٹ بھی بولا اور سازش بھی رچائی ہے. بھٹو صاحب کے خلاف غالباً 74 میں ایف آئی آر سیل کر دی گئی تھی. پھر بعد میں وہ ایف آئی آر بھٹو صاحب کے خلاف اس انجام کی وجہ بنی تھی. عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی ایف آئی آر سیل کر دی گئی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت کھول کے کیس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کے خلاف ایف آئی آر اس قتل کی عمران خان کے خلاف کاٹنے کے بعد سیل کر دی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے ایک رہنما، بیوروکریٹ کے خاندان کے ایک ذہنی معذور بچے نے، مبینہ ذہنی معذور بچے نے گاڑی نکال کے جان لے لی رینجرز والوں کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ کیا ہے. تو یہ ایف آئی آر ہے. اس کے بعد آخر میں آپ سے عرض کروں، میں نے آپ سے کہا تھا آخر تک دیکھیے گا ویڈیو کو. پاکستان تحریک انصاف کے اہم نام وہ اس وقت خوف کا شکار ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. ان سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے، سوشل میڈیا نے، صحافیوں نے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کچھ ڈیمانڈز کی تھیں، اور ان ڈیمانڈز میں بعض بڑی جائز ڈیمانڈز تھیں، اور اپنا مقدمہ ان حالات میں بھرپور انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، پریس کے سامنے رکھنے کے لیے، انٹرنیشنل پریس کے سامنے رکھنے کے لیے، یہ ڈیمانڈز پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان پر عمل کرنا بہت ضروری تھا، بہت زیادہ ضروری. لیکن پاکستان تحریک انصاف والوں نے ان ڈیمانڈز پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے. افسوسناک ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم لوگ ہیں یہ کر یہ رہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے انگلش میں پریس کانفرنس کریں، اس میں نمبرز دکھائیں، شناختی کارڈ نمبر دکھائیں، بات کریں، جو مظلوم ہیں ان کے خاندانوں کے لوگوں کو لے کر بیٹھیں. جیسے انیس ستی کا خاندان بیٹھنے میں انٹرسٹڈ ہے، انٹرسٹڈ نہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ یہ ہو، وہ حساب چاہتے ہیں. ان کا جوان بچہ مارا گیا ہے. صدر علی کا خاندان حساب چاہتا ہے، مبین کا خاندان حساب چاہتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف والے یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا، نہ جانے کیا ہو جائے گا. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ
इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं। और ये लोग ये नहीं कर रहे। क्या इन्होंने तैयारी की थी? इन्होंने इस बारे में सोचा था, मुशावरत की थी, और फिर उसके बाद इनको ये पैगाम उस मुशावरत के बाद ही मिला कि ये नहीं कर सकते आप। ये लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखिए जनाब, इमरान खान साहब की रिहाई तो 15-16 दिन में होने वाली थी, हमें यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ इस जगह उस जगह आना बैठना वगैरह इस तरह की बातें इन लोगों ने शुरू कर दी हैं। ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से आप ये जान लीजिए कि ये भी कहते हैं कि अगर मैं ना हुआ तो क्या होगा, पार्टी कैसे चलेगी। यानी ये जो लोग हैं, ये पार्टी में अपनी वाबस्तगी की अगर मैं उम्र की बात करूं तो ये शायद अभी 2 बरस के भी नहीं हुए, लेकिन ये भी सोचते हैं कि अगर मैं ना हुआ तो पार्टी कैसे चलेगी। ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग पार्टी का, मकतूलीन का, जख्मियों का, इमरान खान का मुकदमा लड़ने के लिए पार्टी के किसी छोटे से कारकुन से ज़्यादा नाअहल लोग हैं। ये आप समझिए कि जितना मैंने बताया है वो थोड़ा है, लेकिन इस थोड़े को ज़्यादा जानिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।